1971 दोपहर के 3 बजे का टाइम था। अमेरिकन एयरलाइंस के जहाज को टेक ऑफ किए भी कुछ ही वक्त हुआ था। जहाज में कुल 35 पैसेंजर मौजूद होते हैं, जिनमें से एक पैसेंजर जहाज की आखिरी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जिसके पास एक बैग होता है। ये पैसेंजर होस्टेस को अपने पास बुलाता है और एक छोटा सा लेटर लिखकर उसके हाथ में थमा देता है। इस लेटर पर ज्यादा तो कुछ नहीं होता, मगर जो 2 लाइनें लिखी हुई होती हैं उसकी वजह से पूरे अमेरिका में दहशत और डर फैल जाता है। आखिर वो पैसेंजर कौन था और FBI आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों ढूंढ रही है? बल्कि ढूंढना तो दूर की बात, इस पैसेंजर के बारे में अभी तक कुछ भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं हो सकी। और उस लेटर पर ऐसा क्या लिखा हुआ था जिसकी वजह से एयरलाइन इस पैसेंजर की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गए थे? और कैसे ये आदमी बिना कुछ किए अमेरिका की आंखों में धूल डालकर $20 लाख लेकर उड़ते जहाज से छलांग लगाकर फरार हो गया? आंसू टीवी की एक और वीडियो में आप सबका खुशामदीद। अगर आप आंसू टीवी की वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो 24 नवंबर 1971 में पोर्टलैंड के एयरपोर्ट पर जाहिर होता है। इसका नाम डैन कॉपर होता है। ये शख्स अपने हुलिये की वजह से एक बिजनेसमैन लग रहा होता है। ये पोर्टलैंड से सिएटल का टिकट बुक करवाता है और बिना वेट किए सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगता है। उस वक्त अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट पर किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं हुआ करती थी। ना ही उस वक्त CCTV कैमरा मौजूद थे और ना ही पैसेंजर के सामान को चेक किया जाता था और ना ही पैसेंजर की आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती थी। इस चीज का फायदा उठाए ये पैसेंजर भी जहाज की आखिरी सीट पर जाकर बैठ जाता है। ये जहाज नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन बोइंग 727 था, जिसको सिर्फ 45 मिनटों में पोर्टलैंड से सिएटल तक पहुंचना था और अपना सफर मुकम्मल करना था। जहाज के आखिर पर बैठा ये आदमी अपने लिए शराब ऑर्डर करता है और साथ ही सिगरेट भी जला लेता है। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, क्योंकि उस वक्त फ्लाइट में स्मोकिंग करना एक आम सी बात थी। ठीक 2:58 पर यह जहाज अपनी उड़ान भरता है और उड़ान भरने के फौरन बाद ही डैन कॉपर पीछे मुड़ता है और अपने पास बैठी हुई एयर होस्टेस को हंसते हुए एक एनवेलप थमा देता है। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शॉफनर था, जब उसने ये चिट्ठी पढ़ी तो मानो उसके नीचे से जमीन खिसक गई हो। इस लेटर पर लिखा हुआ था, मिस आई हैव अ बम हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सीट बाय मी। इसका मतलब ये कि मेरे पास एक बम है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाएं। फ्लोरेंस शेफनर जब डैन कॉपर के साथ वाली सीट पर आकर बैठ जाती है तो डैन अपना ब्रीफ केस खोलता है, जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक्स मौजूद होती हैं और एक डिटोनेटर भी मौजूद होता है। मतलब ये जहाज अब पूरी तरह से हाईजैक हो चुका था और जहाज में बैठे हुए बाकी पैसेंजर की जान बख्शने के लिए डैन कॉपर अपनी 3 डिमांड्स पूरी करने का बोलता है। पहली डिमांड तो ये थी कि उसको 5 बजे से पहले $20 लाख कैश चाहिए। दूसरी डिमांड ये थी कि उसको 2 पैराशूट चाहिए और तीसरी शर्त ये थी कि उसको सिएटल एयरपोर्ट पर एक रीफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। ये सभी डिमांड बोलने के बाद डैन कॉपर ने फ्लोरेंस शेफनर को बहुत सख्ती से ये भी बोला कि अगर कोई भी गलती हुई या किसी किस्म की कोई होशियारी हुई तो ये बम मैं यहीं ब्लास्ट कर दूंगा और मेरे साथ साथ तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। इस जहाज में उस वक्त टोटल 35 पैसेंजर मौजूद होते हैं, जिनको जहाज के आखिर में होने वाली इस डील का कुछ भी आइडिया नहीं होता। फ्लोरेंस शेफनर डैन कॉपर की ये सभी डिमांड लेकर कॉकपिट में जाती है और जहाज के कैप्टन को सभी बातें बताती है। एक दूसरी एयर होस्टेस, जिसका नाम टीना मैकलॉ था, वो अब एक इंटरकॉम लेकर डैन कॉपर की बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती है, जो पायलट और डैन कॉपर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम करती है। डैन कॉपर की सख्त मिजाजी की वजह से पायलट को भी लगता था कि ये बंदा तो सरफिरा है, ये किसी भी टाइम कुछ भी कर सकता है। इसीलिए लोकल अथॉरिटीज और FBI ने भी ये फैसला किया कि हाईजैकर की सभी डिमांड्स को पूरा किया जाए। और ये सभी डिमांड मानने की वजह ये भी थी कि अमेरिकी गवर्नमेंट को लगता था कि ये बंदा हमसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। वो फ्लाइट जिसको सिर्फ 45 मिनटों में सफर मुकम्मल करना था, वो फ्लाइट अगले 1.5 घंटों तक सिएटल के एयरपोर्ट पर घूमती रही। जब जहाज में बैठे हुए पैसेंजर को रियलाइज हुआ कि जहाज राउंड एक ही जगह घूम रहा है, तो इन्हें बताया गया कि जहाज में एक टेक्निकल मसला चल रहा है, जिस वजह से जहाज का लैंड गियर काम नहीं कर रहा। इस वजह से प्लेन की लैंडिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। इसी दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर नोट कर लिए गए थे। एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट के बैग भी अरेंज किए गए। फाइनली 5:45 पर जहाज को लैंड करवाया गया और वादे के मुताबिक डैन कॉपर को पैसों से भरा बैग और 2 पैराशूट के पेयर्स दे दिए गए और साथ साथ जहाज को रिफ्यूल भी किया गया। अपनी मांगे पूरी करवाने के बाद डैन कॉपर ने 35 पैसेंजर और 2 फ्लाइट क्रू मेंबर को जहाज से उतरने की इजाजत दे दी, जबकि 2 पायलट्स और 2 जहाज क्रू मेंबर को जहाज में रहने का ही बोला।
इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज फिर से एक बार सिर्फ 5 लोगों के साथ ही सिएटल के एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर गया। डैन कॉपर फिर से अपने साथ बैठी टीना मकलो के जरिए पायलट को इंस्ट्रक्शन भेजता है। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर और फिलिप्स खुले रहें, एल्टीट्यूड 10,000 फीट और जहाज की स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर हो और जहाज को सीधा ही मैक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट्स ने उसकी सभी डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मैक्सिको लेकर जाना फ्यूल कम होने की वजह से पॉसिबल नहीं था। इस वजह से पायलट्स ने डैन कॉपर को जहाज की रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शन दिए, पहला रीनो और दूसरा फिनिक्स। डैन कॉपर रीनो पर राजी हो गया और दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटी भी हाईजैकर को दबोचने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। इवन 2 फाइटर जेट को भी जहाज के पीछे लगाया गया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर सका जितनी इस पैसेंजर जहाज की थी। इस वजह से इन्होंने जहाज के ऊपर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज रीनो की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था और बढ़ता ही चला जा रहा था। इतने में डैन कॉपर ने अपने पास बैठी टीना मकलो को कॉकपिट में जाने का बोला, जहां पहले से ही 2 पायलट्स और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसे आखिरी दफा बस इतना ही दिखाई दिया कि डैन कॉपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा है। उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कॉपर ने वहां से छलांग लगा ली। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसको आज तक डिफाइन नहीं किया जा सका। 3 घंटों के बाद जब जहाज रीनो में लैंड हुआ तो पूरे जहाज को अच्छी तरह से चेक किया गया, लेकिन जहाज में ना ही कॉपर था और ना ही कोई बॉम्ब था। इस वाक़े के बाद डैन कॉपर का कहीं भी कोई भी निशान नहीं मिल सका, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। आखिर डैन कॉपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों को धोखा देकर कहां चला गया? ये केस अमेरिका की हिस्ट्री का वो केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया जा सका। डैन कॉपर को किसी ने जहाज से जंप करते तो नहीं देखा था, लेकिन जहाज का स्टेयरकेस खुला रह जाने की वजह से ये बात तो तय थी कि इसने सिएटल और रीनो के बीच ही कहीं जंप किया था। अब FBI ने जहाज पर सबूत तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन इन्हें सिर्फ कॉपर की टाई, 8 इस्तेमाल किए हुए सिगरेट के टुकड़े और एक पैराशूट जो डैन कॉपर पीछे जहाज में छोड़ गया था, इसके अलावा और कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिल सका। इवन किसी के पास इसकी फोटो तक मौजूद नहीं थी। पैसेंजर और क्रू मेंबर से इंटरव्यू लेने के बाद इसका एक फर्जी स्केच तैयार किया गया। इससे पहले कॉपर को सिएटल और रीनो के बीच में तलाश किया जाता, FBI को ये बात जाननी थी कि इसने एग्जैक्ट कौन सी जगह छलांग लगाई थी। ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि जहाज उस वक्त ऑटो पायलट पर मौजूद था। जिस पाथ पर जहाज फ्लाई कर रहा था वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। जहाज की स्पीड कितनी थी, कितने बजे जहाज का स्टेयरकेस खुला था और तमाम इंफॉर्मेशन की बेस पर डैन कॉपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाजा लगा लिया गया और फिर एक सर्च एरिया ढूंढा गया जो 45 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था। इन तमाम इंफॉर्मेशन की बेस पर डैन कॉपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाजा लगा लिया गया जो घने जंगलात और पथरीले पहाड़ों से भरा हुआ था। एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस पूरे एरिया की खोज की और उसका चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन डैन कॉपर का कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं मिल सका और ना ही कोई ब्रीफ केस मिला और ना ही पैसों से भरा हुआ कोई बैग मिला। अब सबको यही लग रहा था कि डैन कॉपर मर गया होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने FBI के होश उड़ाकर रख दिए। अमेरिकन हिस्ट्री में पहली दफा FBI ने पब्लिक से मदद मांगना शुरू कर दी। डैन कॉपर के चेहरे का स्केच और $2 लाख के सीरियल नंबर भी अखबार में छापे गए और डैन कॉपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर इनाम का भी वादा किया गया। FBI का ख्याल था कि डैन कॉपर अगर जिंदा होगा तो वो खुद की जरूरियात पूरी करने के लिए इन पैसों को कहीं ना कहीं जरूर खर्च करेगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इन नोटों पर दिए गए सीरियल नंबर में से कोई एक नोट भी खर्च ना हो सका। सभी के लिए ये बात पुरानी हो गई थी, लेकिन FBI अभी भी उसी शिद्दत से इस केस की खोज कर रही थी। 9 सालों बाद यानी 1980 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें इस केस में फिर से एक बार जान आ गई। सैडरन वाशिंगटन में कोलंबिया रिवर के एज पर एक बीच है जिसको टीना बार कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था जब उसको रिवर के किनारे नोटों की 3 गड्डियां मिलती हैं। ये वही $20 के नोटों की गड्डियां थी जो टोटल $58,000 बनते थे। बच्चे के पेरेंट्स ये पैसे लेकर FBI के पास गए और खुशकिस्मती से इन नोटों के सीरियल नंबर भी उनके साथ मैच हो गए जो डेनमार्क अपने साथ लेकर गया था। डैन कॉपर प्लेन हाईजैक की 9 सालों बाद ये पहली कामयाब प्रोग्रेस थी, लेकिन बजाय केस को सुलझाने के इस वाकये ने इस केस को मजीद उलझा कर रख दिया क्योंकि ये पैसे ड्रॉप लोकेशन से करीब 27 किलोमीटर दूर थे। पहले FBI ने यह समझा होगा कि ड्रॉप जोन में मौजूद
लोएस रिवर में पैसा डीन कॉपर से ही गिरा होगा और वहां से बहता हुआ कोलंबिया रिवर तक आया होगा। लेकिन बाद में पता चला कि कोलंबिया रिवर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बहती है, यानी ये पैसा किसी भी सूरत में लोएस रिवर से बहकर टीना बार बीच तक नहीं पहुंच सकता। इन्हीं 9 सालों में टीना बार पर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन भी की गई। प्लेन हाईजैकिंग के 3 सालों बाद टीना बार बीच पर बहुत सारी एक्स्ट्रा रेत भी डाली गई, जिससे पता चलता है कि प्लेन के हाईजैक के 3 साल बाद इन पैसों में से चंद पैसे यहां आकर किसी ने गाड़े होंगे ताकि इस केस को मजीद उलझाया जा सके। FBI ने डैन कॉपर जैसे दिखने वाले बहुत से लोगों की छानबीन की थी, लेकिन कोई खास एविडेंस नहीं मिल सका। कई लोगों की थ्योरीज ये भी थी कि कॉपर एक ट्रेंड मिलिट्री ऑफिसर था, क्योंकि कॉपर जो पैराशूट अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री ऑपरेट पैराशूट था और उसको ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज्यादा मुश्किल था जो वो प्लेन में ही छोड़ गया था। एविडेंस के तौर पर FBI के पास इसकी स्केच के अलावा सिर्फ ये एक टिकट मौजूद है जिसमें उसने खुद अपना नाम लिखा था। इस केस ने पिछले 50 सालों से FBI को तरह तरह के सवालों में उलझा कर रखा हुआ है, लेकिन कोई भी अब तक ये नहीं जानता कि डैन कॉपर सच में जिंदा है या फिर नहीं। उम्मीद करता हूँ आज टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।